नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सिखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो दिल्ली के वायु प्रदूषण से संबंधित है। कोविड महामारी का ये लॉकडाउन का दौर अभी खत्म होने ही वाला है, अनलॉक की प्रक्रिया में है हम। और उसके चलते जो पॉल्यूशन का मानक है, जो स्थिति थी पहले, वो वापस उसी स्थिति में आ रहा है। तो उसके चलते हुए दिल्ली का जो प्रशासन है उन्होंने काफी कदम उठाए हैं। उसके साथ में और कौन कौन से निराकरण हो सकते हैं, किन चीजों पे और ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है, उसके बारे में ये आर्टिकल चर्चा करता है। उसके बाद में जो दूसरा आर्टिकल हमारा है, जैसे कि आपको पता होगा, नोबेल प्राइज का दौर चालू है, सबको अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज मिल रहे हैं। उसके साथ में इकोनॉमिक्स के भी नोबेल प्राइज अनाउंस किए गए हैं, जिसमें जो अर्थशास्त्री है उन्होंने ऑक्शन की थ्योरी दी है, नीलामी का सिद्धांत दिया है। तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अंत में हमारा न्यूज इन फ्लैश, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले लॉ सीखो की ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। उसके अलावा ये और कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए जो हमारा आज का एमसीक्यू है वो देख लेते हैं। वो यह है कि 2020 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के फील्ड में या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनमें से किन्हें मिला। ऑप्शन ए है अभिजीत बैनर्जी, ऑप्शन बी है पॉल आर मिलग्रॉम, ऑप्शन सी है रॉबर्ट बी विल्सन, या ऑप्शन डी बी एंड सी, मतलब आपका ऑप्शन बी और सी दोनों। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए वर्णात्मक प्रश्न भी देख लेते हैं। वह यह है कि सभी तरह के प्रदूषणों में से वायु प्रदूषण सबसे खतरनाक हो गया है। इस खतरे को रोकने के लिए उन तरीकों पर विस्तार से चर्चा कीजिए जिन्हें अपनाया जा सकता है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा पहला आर्टिकल देखते हैं, एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली। जो वायु प्रदूषण, दिल्ली का वायु प्रदूषण के बारे में बात करते हैं। तो इस समाचार में क्यों है, तो पहले बात तो ये है कि जब लॉकडाउन का पूरा दौर था, सारा फंक्शंस बंद था, जो हमारी गाड़ी और जो दूसरी और एक्टिविटीज होती थी जिन्होंने जिनसे प्रदूषण फैलता है, वो सारी चीजें बंद थी। अब ये वापस अनलॉक की प्रक्रिया में है, वापस नॉर्मल कंडीशन सारी होने वाली है। तो उसके चलते जो प्रदूषण है वो वापस उसी पुनः जो पहले की स्थिति उस स्थिति में जा रहा है। तो इसके चलते दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो दिल्ली प्रशासन है, उसने काफी कदम उठाए हैं। एंटी पॉल्यूशन कैंपेन उन्होंने शुरुआत की है। अब ये जो टॉक्सिक एयर होती है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। तो इससे जो हमारा मनुष्य शरीर है उसके लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है। तो चलिए ये जो पूरा कैंपेन है उसके बारे में जानकारी ले लेते कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन क्या कैंपेन चला रहा है। तो इनका फोकस कहाँ पर है वो देख लेते हैं। जो सबसे पहला फोकस है वो कटिंग द डेडली स्मोक फ्रॉम थर्मल प्लांट एंड ब्रिक क्लीन्स इन एनसीटी। तो जो थर्मल प्लांट्स है, जो वाष्प प्लांट्स बनाए गए हैं, और उसके साथ में जो ईंट भट्टी की जो ईंट बनाने की जो भट्टियां होती है उससे भी काफी प्रदूषण होता है। तो यहाँ का जो स्मोक निकलता है, जो प्रदूषण होता है, उसको कम करने की, उसे कट करने की लिए मुहिम चलाई जा रही है। उसके साथ में केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सब्टल बर्निंग फ्रॉम नियरबी स्ट्रीट्स। तो सब्टल बर्निंग जो खेती के बचे हुए खूटे हुए करते थे, उससे जो आसपास के हरियाणा पंजाब जैसे राज्यों में जलाया जाता था, उसके कारण जो प्रदूषण है वो दिल्ली की हवा में आ जाता था। तो उसे भी कैसे कम किया जाए उसकी ओर भी दृष्टि डाली गई है, उसकी ओर काम किया जा रहा है। तो एक्सपेक्टेशंस क्या है यहाँ पर, पहली एक्सपेक्टेशन तो ये बताई गई कि कट एयर पॉल्यूशन फ्रॉम ऑल सोर्सेस कंबाइंड बाय 1/4 टू 1/3 बाय 2025। तो 2025 तक एक चौथाई से एक तिहाई तक जो प्रदूषण है उसे कट करने की बात की गई है। उसके साथ में दिल्ली नीड्स 65% रिडक्शन टू मीट द नेशनल स्टैंडर्ड फॉर पीएम 2.5। तो जो नेशनल मानक तय किया गया है कि प्रदूषण जो है पीएम 2.5 तक होना चाहिए, उससे ज्यादा अगर होता है तो ये एक खतरनाक स्थिति हम इसे मान सकते हैं। तो दिल्ली को अगर इस नेशनल स्टैंडर्ड पे पहुंचना है तो उनको कम से कम 65% जो प्रदूषण होता है उसमें रिडक्शन करना होगा। उसके साथ में ट्रक, टू व्हीलर जो वाहन होते हैं वो 20 से 40% कंट्रीब्यूट करते हैं पीएम 2.5 कंसेंट्रेशन में। तो यहाँ पर उनका भी जो प्रदूषण है कट करने की जरूरत है। तो आगे देखेंगे हम इस स्लाइड में कि और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं इस और उसके साथ में। अगर ऐसा किया जाता है तो जो मनुष्य की लाइफ होती है वो 2 से 3 साल और बढ़ सकती है, जिसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, वो 2 से 3 साल और
बढ़ सकती है। उसके साथ में कोविड-19 जैसे आपको पता है, ये एक ऐसा वायरस कोविड-19 की इस डिसीज में वायरस जो होता है, कोरोना वायरस जो होता है, वो हमारे लंग्स पर अटैक करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है। और अगर आपका जो वातावरण है वो शुद्ध होगा, तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट अच्छे से लड़ पाएंगी। लेकिन जब प्रदूषण वाला माहौल होगा, तो उसमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, उस पर ऑलरेडी एक एडवर्स इफेक्ट होता है। और ऐसी बीमारी के चलते तो रिस्क ऑफ जो लाइफ है वो और ज्यादा, रिस्क ऑफ डेंजर जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो 3 पार्ट एक्शन प्लान की यहाँ पर बात की गई है, तो वो क्या है हम जान लेते हैं। जो पहला है वो ये है कि स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट ऑफ एमिशन कंट्रोल। तो जो प्रदूषण का उत्सर्जन होता है उस पर कंट्रोल लगाना, उस पर स्ट्रिक्ट उसका इन्फोर्समेंट करना, जो कानून बने हुए हैं, जो मानक तय किए गए हैं, तो उत्सर्जन से रिलेटेड उसको काफी दृढ़ रूप से, काफी कठिन रूप से उसको लागू करना। तो सबसे पहले विलिंग टू इम्पोज टफर पेनाल्टीज। तो जो अभी पेनाल्टीज है, जो अभी दंड दिया गया है, उसे और मजबूत तरीके से लगाया जाए और उसे और टफ बनाया जाए। उसके साथ में इम्प्लीमेंट द नेशनल स्टैंडर्ड्स। तो जो हमारे उत्सर्जन के, जो प्रदूषण उत्सर्जन के जो हमारे कानून है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसका एक रास्ता ये है कि हम जो टेस्टिंग है, इंक्रीज एमिशन टेस्टिंग हम कर सकते हैं। जो उत्सर्जन की टेस्टिंग है उसे हम और बढ़ा सकते हैं। उसके साथ में बैंकॉक रैम्प्ड अप इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस टू कट एमिशन। तो उदाहरण अगर हम देखें तो बैंकॉक का उदाहरण है हमारे पास में, जहां पर टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन किया जाता है। और इंस्पेक्शन के द्वारा ही हमें पता चलता है कि कहाँ हमारी कमियां है, कहाँ ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, और फिर उस तरीके से हम उसे एक मेंटेन, एक पर्टिकुलर लेवल तक बनाए रख सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरा बिंदु है वो है रिड्यूसिंग प्राइवेट व्हीकल्स एंड स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो जो आपके प्राइवेट व्हीकल है, जो प्राइवेट वाहन है, जो निजी वाहन है, उनको रिड्यूस किया जाए, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट है, उसे बढ़ाया जाए। तो बीआरटी का अगर हम उदाहरण देखें तो भारत के कई राज्य के कई शहरों में बीआरटी सिस्टम आ गया है, लेकिन वो उस तरीके से लागू नहीं किया गया है। अगर हम विश्व का उदाहरण देखें तो मेक्सिको का मेक्सिको सिटी, कोलंबिया का बोगोटा, तुर्की का इस्तांबुल, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग जोहान्सबर्ग। तो ये बहुत अच्छे कुछ उदाहरण हैं जहाँ पे बीआरटी सिस्टम काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। तो यहाँ से हम सीख लेके हमारे भारत में भी, खासकर दिल्ली में भी, हम ये लागू कर सकते हैं। उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली में जो बस सेवा है, जो बीआरटी है, उसको आप एक अलाइन कीजिए मेट्रो नेटवर्क के साथ में। तो इससे क्या होगा कि जो यात्री है उनको काफी मदद मिलेंगी कि मेट्रो, और मेट्रो से फिर यहाँ पे कनेक्टिविटी उनके घर तक या उनके कामकाज के एरिया तक। तो उससे एक इंकरेजमेंट मिलेगा, उससे बढ़ावा मिलेगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ले। उसके साथ में दिल्ली गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड डिजाइन बेटर बीआरटी लेन्स एंड टिकट सिस्टम। तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है उन्होंने उस और कदम बढ़ा भी लिया है, वो बेटर बीआरटी लेन्स बना रहे हैं। ठीक है, उसके साथ में जो टिकट सिस्टम है उसमें भी वो सुधार ला रहे हैं। उसके अलावा ऑड इवन पॉलिसी जो है वो दिल्ली में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, पूरे देश में इसका नाम हुआ था। काफी इसके बारे में चर्चा का विषय बना था ऑड इवन पॉलिसी। तो राइट विंग कह रहे हैं कि ऑड इवन पॉलिसी जो है वो अच्छा स्टेप है, और आप इसे लंबे समय तक कीजिए। जो उसमें एक्सेप्शन दिए जाते हैं उसे और कम कीजिए, तभी इसका एक अच्छा परिणाम हमें मिल सकता है। उसके साथ में जो तीसरा बिंदु वो है, वो यह है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है उन्हें आप और ज्यादा बढ़ावा दें। तो उसके लिए आप सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए आप और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके साथ में इनकरेज ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन। तो उसके अलावा और क्या ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन होते हैं, आप इस और भी ध्यान दीजिए और उसे बढ़ावा दीजिए। उसके साथ में दिल्ली 3 ईयर पॉलिसी टू मेक ईवीज अकाउंट फॉर 1/4 ऑफ न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन बाय 2024। तो दिल्ली में ये एक टारगेट रखा गया है कि 2024 तक 1/4 जो वाहन के रजिस्ट्रेशन हो वो ईवी हो, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। तो ये बहुत अच्छा टारगेट है। अगर हम ये अचीव कर सकते हैं तो हम पर्यावरण को, हमारी वायु को और ज्यादा शुद्ध कर सकते हैं। उसके साथ में द पॉलिसी टू वर्क विल रिक्वायर एंटी पॉल्यूशन स्टेप्स बाय नेबरिंग स्टेप्स। तो टेक्निकल सॉल्यूशंस क्या है उस और भी हम और ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। उसके अलावा नेशनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, दिल्ली की अगर हम बात करें तो हमने कुछ चर्चाएं करी, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पे भी हमको जरूरत है, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पे सब ये महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है क्योंकि
एक किसी ना किसी राज्य से किसी ना किसी राज्य की कड़ी जुड़ी हुई रहती है, तो साथ मिलकर काम करेंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो उसमें जो पहली बात की गई है वो ये है कि टेक्निकल सॉल्यूशन लाए और अंडरपिन द कोऑर्डिनेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। तो एक आप एक टेक्निकल सॉल्यूशंस लाए, उसके साथ में जो टेक्नोलॉजी है या जो सॉल्यूशन है वो एक दूसरे स्टेट्स को अडॉप्ट करना चाहिए एक दूसरे की, उसके साथ में एक सामंजस्य होना चाहिए। जैसे दिल्ली में स्टबल बर्निंग का एक इशू है, तो वो पंजाब और हरियाणा के साथ में बैठ के आप सुलझा सकते हैं। तो यहाँ पे एक सामंजस्य हो, उसके साथ में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, एक पारदर्शिता भी इंट्रोड्यूस किया जाए। उसके साथ में जो पब्लिक ओपिनियन होता है, ठीक है, जो सिविल सोसाइटी से पब्लिक से जो कुछ सुझाव आते हैं, आप उन्हें सुनिए, आप उनके और काम करिए। उसके साथ में जो सिटीजन पार्टिसिपेशन है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। जब तक सिटीजन पार्टिसिपेशन नहीं होगा, नागरिकों का इसमें सहयोग नहीं होगा, तब तक हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉल्यूशन एंड हेल्थ की बात यहाँ पर की गई है। उसके साथ में प्रायोरिटाइज पब्लिक हेल्थ। तो जो आपकी पब्लिक हेल्थ है, जो आपका स्वास्थ्य है, उसको भी प्रायोरिटाइज यहाँ पे करने की आवश्यकता है, राइटर ने ये बताया है। तो चलिए, नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में जो नोबेल प्राइज मिले हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये ऑक्शन थियरी, जो नीलामी का सिद्धांत है, उससे जुड़े उसके बारे में ही इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। तो हम जान लेते हैं। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस अवॉर्डेड द प्राइज टू पॉल आर मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट बे विल्सन। तो ये जो हमारे इकोनॉमिस्ट है, जो अर्थशास्त्री है, पॉल आर मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट बी विल्सन, इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? इन्होंने नीलामी का जो सिद्धांत होता है उसमें इम्प्रूवमेंट किया, उसमें सुधार किया है। उसके साथ में इन्होंने और क्या नए फॉर्मेट हो सकते हैं नीलामी के, ऑक्शंस के, उसके बारे में भी इन्हें उसका इन्वेंशन किया है, उसका भी आविष्कार इन्होंने किया है, नए फॉर्मेट दिए हैं। तो ऑक्शन थियरी क्या है वो जान लेते हैं। तो स्टडी हाउ ऑक्शंस आर डिजाइन। तो ऑक्शन कैसे डिजाइन किए जाएंगे, रूल्स गवर्न देम, कौन कौन से रूल्स होंगे, क्या कायदे नियम होंगे जिसके द्वारा ये गवर्न किए जाए। उसके साथ में हाउ बिडर्स बिहेव एंड व्हाट आउटकम्स आर अचीव। तो बिडर्स जो है, जो नीलामी लगाते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं और उससे क्या एक फल आता है, क्या आउटकम अचीव होता है। तो हम इसमें और थोड़ी डिटेल में जाते हैं कि ऑक्शन। तो ऑक्शन में नो वन ऑक्शन डिजाइन फिट्स ऑल टाइप्स ऑफ कमोडिटीज और सेलर। तो अगर हम देखें कि एक ही प्रकार का, क्यों क्यों ऑक्शन थियरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि किसी भी प्रकार की अगर एक कमोडिटी है तो उसके लिए हम इस फॉर्मेट का ऑक्शन रख सकते हैं, लेकिन वही दूसरी प्रकार की अगर कमोडिटी तो उसके लिए सेम एज इट इज हम वो ऑक्शन का डिजाइन नहीं लगा सकते। सेलर टू सेलर भी ये वैल्यू होता है, क्योंकि अलग अलग नेचर की कमोडिटीज होती है, अलग अलग चीजें होती है जिसमें ऑक्शन लगता है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिजाइन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये सिद्धांत जो है, ये जो दोनों अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट, इनका जो ज्ञान है, जो इन्होंने इन्वेंशन करा, इंप्रूवमेंट करा, वो बहुत बड़ा रोल फुलफिल करता है। तो पर्पस ऑफ एन ऑक्शन डिफर विद कमोडिटी एंड एंटिटी कंडक्टिंग इट। तो जैसे हमने पहले डिस्कस करा इसके पहले पॉइंट पे, कि जरूरत के हिसाब से ऑक्शन का जो डिजाइन है, जो पर्पस है, वो बदलाव उसमें आता है, वो डिफर करता है। एग्जाम्पल अगर हम ले, तो टू ऑप्शंस फॉर गवर्नमेंट वाइल सेलिंग स्पेक्ट्रम। तो जैसे जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, तो उसमें हमको पता चला था कि स्पेक्ट्रम जो होते हैं उनके भी ऑप्शन होते हैं, नीलामी होती है। तो इसी का अगर हम उदाहरण ले, तो जो सेलिंग ऑफ स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे गवर्नमेंट के दो अलग अलग पर्पज से हो सकते हैं। एक क्या, मैक्सिमाइज इट्स रेवेन्यू, उनका जो रेवेन्यू है, राजस्व जो है, उसमें वो एक बढ़ावा करे ये स्पेक्ट्रम बेच के। तो इसमें जो कंपनी जीतती है वो ऑब्वियसली जो टेलीकॉम सर्विस होंगी उसका ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि सरकार ने ज्यादा राजस्व कमाया, लाइसेंस महंगा था, तो जो सर्विस होंगी वो भी ऑब्वियसली यहाँ पर महंगी होगी। उसके साथ में जो सरकार को सरप्लस मनी मिला हुआ है, उससे सरकार क्या कर सकती है कि जो टेलीकॉम सब्सिडी दे सकती है, जो उपभोक्ता है उनको सब्सिडी दे सकती है, जो कंपनी उसको सब्सिडी दे सकती है। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज इट्स रेवेन्यू, राजस्व एक बढ़ाने का उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या हो सकता है, जैसे कोविड के दौर में हम पता चला कि वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर सरकार का अब एक उद्देश्य ये बढ़ जाएगा यहाँ पे, कि वो कैसे टेलीकॉम को अफोर्डेबल बनाए, कि जो डिजिटल एक्सेस है वो सब तक पहुंचे। तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि कंपनी जो स्पेक्ट्रम खरीद रही है वो इसे कैसे यूज करेगी। और ये हम पूछ सकते हैं, तो जो डिजाइन है ऑक्शन का, अब हो सकता है कि वो इस पर्पज से हो कि कैसे अफोर्डेबल सबके लिए बनाया जा सकता है इस टेलीकॉम सर्विसेज को।
तो की वेरिएबल्स क्या है जो डिटरमाइन करते हैं कि आपका ऑप्शन का आउटकम क्या होगा, आपके ऑप्शन का फल क्या होगा। सबसे पहला जो है रूल्स ऑफ द ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन के रूल क्या होंगे, नियम क्या होंगे। तो बिडिंग बिहेवियर डिफर विद काइंड ऑफ रूल्स। तो हो सकता है कि ओपन बीड हो, सबके लिए खुला बीड हो, कोई भी बीड लगा सकता है, क्लोज बीड हो, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया है या जो पर्टिकुलर लोगों को इस चीज का एक्सपीरियंस है केवल वही बीडिंग लगा सकते हैं। ऐसे हम क्लोज या सील बीड भी कर सकते हैं। उसके अलावा सिंगल बीट्स लगा सकते हैं कि आप केवल एक ही बार बोली लगाइए, या हो सकता है मल्टीपल बीट्स का भी ऑप्शन रखते हैं जिसमें आपको कई बार कई बोलियां लगाने का ऑप्शन हो। उसके साथ में दूसरा बिंदु जो है वो ये है कि कमोडिटी सर्विस बिंग पुट फॉर ऑप्शन। तो कौन सी कमोडिटी सर्विस दी गई है, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण एक वेरिएबल हो जाता है। तो यहाँ पर ईच बीडर वैल्यू एन आइटम इज नॉट इजी टू सर्टेन। राइटर ने बताया है कि कैसे हर एक बीडर वैल्यू करता है उस आइटम की, ये पर्सन टू पर्सन वैल्यू करता वेरी करता है, उसे तय करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और बीडर अलोकेट बोथ कॉमन एंड प्राइवेट वैल्यूज। तो कॉमन प्राइवेट वैल्यूज को हम थोड़ा आगे और जानेंगे कि डिटेल में क्या होता है ये। तो यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कॉमन और प्राइवेट वैल्यू यहाँ पर दोनों लगाता है, इसलिए इसका प्राइस वेरी होने का काफी ज्यादा, और जो एक बिडिंग का नेचर है वेरी होने का बहुत पर्सन टू पर्सन चांसेस है। उसके साथ में अनसर्टिनिटी बनी रहती है कि बीडर को कैसा इंफॉर्मेशन है उस गुड्स या सर्विसेज के बारे में, उसके बेसिस पे जो वेरिएबल है, जो आउटकम है ऑप्शन का, वो बदल सकता है। उसके साथ में इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू ऑफ अदर बीडर्स एसोसिएट्स। तो अदर बीडर के एसोसिएट्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे ये डिटरमाइन होता है कि ऑप्शन का क्या आउटकम होगा। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि जो सेलर है उसको फायदा पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है कि जो बीडिंग है, जो कमोडिटी, जो सर्विस है, उसके बारे में बराबर जानकारी दी जाए लोगों को, तो उसी हिसाब से बीड लग सकता है। तो जितना उसको एक मैक्सिमम यहाँ पे आउटपुट मिल सकता है। तो चलिए जो मेलग्रॉम एंड विल्सन है, जो हमारे इकोनॉमिस्ट है, उनका क्या काम है वो देख लेते हैं। तो विल्सन का वर्क क्या था। विल्सन ने बताया था कि डेवलप द थ्योरी फॉर ऑक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद अ कॉमन वैल्यू। तो कॉमन वैल्यू क्या होता है वो जान लेते हैं हम। जैसे एक ऑप्शन है, पेंटिंग का ऑप्शन है, एक पेंटिंग है, उसकी नीलामी लगी हुई है। तो यहाँ पर कॉमन वैल्यू क्या होगी, अगर मैं वो पेंटिंग खरीदता हूँ और ये मैं खुद की पॉजिटिविटी, हाँ उसमें से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है इसलिए मैं खरीद रहा हूँ, उसको अपने लिविंग रूम में लगा दूंगा मैं। तो यहाँ पर मैं उसको रोज देखकर खुश हो सकता हूँ, एक पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है। तो ये मेरा प्राइवेट वैल्यू हुआ। लेकिन मैं अगर वो तस्वीर मैंने इसीलिए खरीदी क्योंकि आज इसको खरीद के मैं रख लेता हूँ, बहुत अच्छी तस्वीर है ये, और आज से 10 साल बाद इसका वैल्यू जो है दोगुना या तिगुना हो जाएगा। तो एज अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में इसको लेता हूँ। तो सबके लिए क्या वैल्यू हो सकता है, तो वो होता है कॉमन वैल्यू। तो यहाँ पर विल्सन का काम ये था कि उन्होंने कॉमन वैल्यू का ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं वो उन्होंने बताया। उसके साथ में विनर्स कर्स क्या होता है। अब विनर्स कर्स जो है एक न्यू चीज यहाँ पर ये है कि जैसे हमने अभी डिस्कस करा कि 2G स्पेक्ट्रम के टाइम पे, या अभी जो 4G स्पेक्ट्रम बटे, उस टाइम में बहुत सारी कंपनियों ने 4G स्पेक्ट्रम खरीद लिए। 3G स्पेक्ट्रम में भी ऐसा हुआ, बहुत सारी कंपनियों ने 3G स्पेक्ट्रम खरीद लिया कि भारत एक ग्रोइंग मार्केट है, यहाँ पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो विनर्स है इस स्पेक्ट्रम के, उन्होंने इतने महंगे प्राइजेस में खरीदा इसको कि वो उनके लिए कर्ज साबित हो गया। और छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एक स्पेक्ट्रम है, जैसे मध्य प्रदेश में एक स्पेक्ट्रम बट रहा है पर्टिकुलर। तो यहाँ पर कंपनी ए जो है उन्होंने बिड करा 10 रुपए, और जो कंपनी बी है उन्होंने बिड करा 30 रुपए, और कंपनी जो सी है उन्होंने बिड करा यहाँ पे 50 रुपए। तो 50 रुपए वाले का जो रेवेन्यू है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू वहां पर उससे 40 रुपए ही आ सकता है। तो यहाँ पर कंपनी सी जो है वो विनर तो हो गया, लेकिन उसके लिए ये कर्स एक श्राप के जैसा उसे ये प्राप्त हुआ। उसके साथ में मेलग्रॉम जो है उनके वर्क के बारे में भी जान लेते हैं। वो ये है कि जनरल थियरी ऑफ ऑप्शंस के पे काम करा उन्होंने, दैट अलाउ बोथ कॉमन एंड प्राइवेट वैल्यूज टू वेरी फ्रॉम बीडर टू बीडर। तो कॉमन और प्राइवेट वैल्यू कैसे बीडर टू बीडर बदलता है, वेरी होता है, इस पर उन्होंने काम करा। उसके साथ में डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट अ बिडिंग फॉर्मेट विल गिव सेलर हाई रेवेन्यू। तो बिडिंग फॉर्मेट किस तरीके का है उस पर तो उस पर भी ये डिपेंड करता है कि सेलर जो है उसको कितना राजस्व मिलेगा, कितना उसको आउटकम इसका मिलता है। तो चलिए हमारा न्यूज इन फ्लैश देख लेते हैं। एलटीसी कैश वाउचर फॉर इकोनॉमी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अनाउंस किया है 2 सेट्स ऑफ मेजर टू जनरेट कंजम्पशन डिमांड। जो कंजम्पशन डिमांड बढ़ने की जरूरत है क्योंकि अर्थव्यवस्था का जो एक चक्का है वो कहीं ना कहीं धीमा हो गया है। तो कैसे और डिमांड बढ़ी जाए
के लिए जरूरी है कि लोग स्पेंडिंग करें, अधिक से अधिक स्पेंडिंग करें, तो उस और कदम उठाया गया है। तो यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये अनाउंस करा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो उनका लीव ट्रेवल कंसेशन जो है वो अब टैक्स फ्री हो जाएगा। एक उनको वहां पर टैक्स फ्री बेनिफिट मिलेगा फॉर परचेसेस। तो जो लीव ट्रेवल कंसेशन का एक कंपोनेंट होता है, जैसे सिटी से अगर आप देखते हो तो वहां पे एक एलटीसी होता है, लीव ट्रेवल, अगर आप ट्रेवल करते हैं लीव लेकर तो उसका भी कुछ कंसेशन मिलता है। तो यहाँ पर वो टैक्स फ्री वहां पर उन्हें बेनिफिट मिल सकता है। उसके अलावा इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस ऑफ ₹10,000 विल बी गिवन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है उन्हें 10,000 तक का इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस भी दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, किस तरीके से मदद करता है। तो चलिए जो हमारा आज का विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।